In this video, we will continue our chapter number 5, Medieval Period, part 5. Forts and cities. During the medieval period, the rulers built many new forts and fortified cities which gave their homes and kingdoms defensive capability. The Sultanate and the Mughal rulers built many of these wall constructions. Forts were usually built on strategic places like hills and areas which were defended naturally by rivers, mountains and forests. अब बताया गया कि मिडिवल पीरियड के टाइम पे रूलर्स ने काफ़ी सारे किले बोल सकते फोर्ट्स और काफ़ी सारे सिटीज़ भी क्या करा कंस्ट्रक्शन किया और फोर्ट्स ऐसी जगह बनाए जाते थे जो तो या तो हिली एरियाज हो या माउंटेन हो या आसपास रिवर हो फॉरेस्ट हो या आउटसाइड द सिटी बनाए जाते थे. फोर्ट्स ऑल्सो हैड सर्टेन मेन डिफेंसिव सिस्टम लाइक थिक वॉल्स, समटाइम्स डबल वॉल्स, स्ट्रॉन्ग गेटवे, बैटलमेंट्स एंड टावर्स. फोर्ट्स जो होते थे उनमें काफ़ी सारा क्या होता था, डिफेंसिव सिस्टम होता था. उसमें काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, बड़े बड़े गेट होते थे, मोटी मोटी दीवारें होती थी, बैटलमेंट्स होते थे, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते थे और काफ़ी लंबे बड़े बड़े टावर्स होते थे. द मिडिवल किंग ऑफन बिल्ट ग्रैंड पैलेसेस एंड न्यू सिटीज टू शो देयर वेल्थ एंड पावर. मिडिवल किंग्स थे, जो मिडिवल टाइम के जितने भी राजा थे वो लोग क्या करते थे, अपना पैसा, अपने शोहरत, अपना रुतबा दिखाने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े महल बनाए इसी चीज़ को दिखाने के लिए. हुमायूं laid the foundation of a new city which he called Din Panali, refuge of the faithful, but the project never saw fruition as he soon lost his kingdom to Sher Shah Suri, who then completed building the city that had been started by Humayun. Sher Shah renamed the city Sarghar, which is now known as पुराना किला. इसके बाद जो हुमायूं थे उन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम रखा, उन्होंने स्टार्ट किया बनाना, फाउंडेशन रखी उसकी नींव, जिसका नाम उन्होंने रखा दिन पनाली. लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ उम्मीद नज़र नहीं आई और वो क्या थे, अपना किंगडम हार गए और किंगडम चला गया शेरशाह सूरी के पास. तो जब शेरशाह सूरी के पास गया किंगडम, तो वो जो इनकम्प्लीट जो सिटी थी वो शेरशाह सूरी ने पूरी करी और उसको नया नाम क्या दिया गया, सरघर, और उसको आज किस नाम से जाना जाता है, पुराना किला. The Agra fort constructed by Akbar is made of red sandstone. Within the Agra fort there were some 500 buildings of red sandstone, many of which were later pulled down by Shah Jahan and replaced with marble. आगरा फोर्ट की बात की जाए तो आगरा फोर्ट भी अकबर के थ्रू बनाया गया था, जिसको किसका, रेड सैंडस्टोन का यूज़ करके बनाया गया था. लेकिन आगरा फोर्ट लेकिन बात करें कि जो आगरा फोर्ट है और उसी की जैसी काफ़ी 500 बिल्डिंग्स की बात करें जो कि किससे बनी थी, रेड सैंडस्टोन से. तो जब शाहजहां का रूल आया तो उन्होंने क्या करा, सारी बिल्डिंग्स को रिप्लेस कर दिया मार्बल से और सारी बिल्डिंग्स को मार्बल से दोबारा बनाया गया, रिकन्स्ट्रक्ट किया गया. Akbar's greatest architectural achievement lay in the construction of the capital city of Fatehpur Sikri. Most buildings in the city complex are made of red sandstone. अगर बात करें अकबर के टाइम की तो उनका जो सबसे बड़ा जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है वो दिखेगा आपको फतेहपुर सीकरी फोर्ट में. ये जो सिटी थी ये मेनली किससे बनाई गई थी, रेड सैंडस्टोन से. दिस सिटी वाज बिल्ट इन ऑनर ऑफ द सूफी संत सलीम चिश्ती. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स आर द पंच महल, दीवाने आम, दीवाने खास, टर्किश सल्तनत पवेलियन एंड जोधाबाईस पैलेस. बात करें तो ये जो सिटी थी ये किसकी याद में बनाई गई थी, सूफी संत जिनका नाम था सलीम चिश्ती, उनकी याद में. इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी जिनका नाम था पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, टर्किश सल्तनत पवेलियन और जोधाबाई का महल. द बुलंद दरवाज़ा हम लोग ने पढ़ा भी है कि जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है एक वो मॉन्यूमेंटल और इम्पोजिंग गेटवे है जो कि अकबर ने बनाया था अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जो उसने गुजरात से ली थी. बिल्डिंग मटेरियल्स एंड लेबर. अब जो बिल्डिंग्स बनी, जो आर्किटेक्चर हुआ, जितनी भी डिजाइनिंग हुई, उन सबको किसके थ्रू बनाया गया, क्या क्या मटेरियल यूज किया गया. द बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस मॉन्यूमेंट्स डिफर्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड पीरियड टू पीरियड. अलग अलग जगह अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के मटेरियल को यूज किया गया. इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द अर्लीस्ट बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल्स लाइक वुड एंड मड. काफ़ी सारी जगह हम बात करें तो इंडिया में
वुड और मड को यूज करके बिल्डिंग्स बनाई गई। ग्रेजुअली द यूज ऑफ मोर ड्यूरेबल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट वाज सीन। फिर बाद में हमने क्या देखा कि धीरे धीरे जो ड्यूरेबल मटेरियल्स है जैसे पत्थर हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इन सब का यूज भी हमें दिखने लगा। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड इन नॉर्थ इंडिया में सल्तनत पीरियड के टाइम पे वी सी स्ट्रक्चर्स लाइक द कुतुब मीनार एंड द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कॉम्प्लेक्स बिल्ट यूजिंग मटेरियल्स लाइक सैंडस्टोन, मार्बल एंड लाइटवुड। बात करें हम लोग जब सल्तनत पीरियड की, तो नॉर्थ इंडिया में जब कुतुब मीनार वगैरह इनका जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तो हम देख सकते हैं कि जो सैंडस्टोन है, मार्बल है, जो वुड है, इन सब का कमेंसली मतलब एक साथ यूज किया गया था इनको। द स्लेव एंड खलजी डायनेस्टीज यूज्ड रेड सैंडस्टोन एज देयर मेन बिल्डिंग मटेरियल। जो स्लेव्स होते थे और जो खलजी डायनेस्टी के जो पीपल थे वो लोग तो रेड सैंडस्टोन होता था उसको मेन मटेरियल मानते थे अपनी बिल्डिंग्स के लिए। द तुगलक्स एंड द लोधीज प्रिफर्ड बिल्डिंग विथ ग्रे स्टोन विच वॉज चीपर एंड मोर इजीली अवेलेबल। और जो तुगलक्स और लोधी होते थे वो लोग ग्रे स्टोन यूज ज़्यादा करते थे क्योंकि वो सस्ता भी आता था और काफ़ी इजीली मिल भी जाता था। हाउएवर वी ऑल्सो सी कंस्ट्रक्शंस लाइक द टोम ऑफ घियासुद्दीन तुगलक विच हैज़ अ मार्बल डोम। लेकिन हम और भी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अगर हम बात करें घियासुद्दीन की टॉम का, तो तुगलक की, तो वो किससे बनी है? मार्बल से बनी हुई है। द राजपूत पैलेसेस एंड हवेली शो ब्रिलियंट यूज ऑफ कलर, मिरर वर्क, मदर ऑफ पर्ल एंड गिफ्ट फॉर डेकोरेटिव वर्क। द मुगल मेनली यूज रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। द सीमेंटिंग मटेरियल वॉज मेड ऑफ हाई क्वालिटी लाइमस्टोन सीमेंट एंड व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स it hardened into concrete. This made construction easier and faster. अगर बात करें राजपूत के महलों की, तो राजपूत के महल और जो हवेली होती थी उनमें काफ़ी सुंदर सुंदर कलर्स का यूज़ किया जाता था। मिरर वर्क होता था, मोतियों का वर्क होता था, बहुत सारे गिफ्ट्स बोल सकते हैं, बहुत सारी लेसेस होती थी जो डेकोरेट वर्क में यूज़ की जाती थी। लेकिन इधर अगर बात करें मुगल्स की, तो मुगल्स के बिल्डिंग में हमें मेनली क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ हमें सैंडस्टोन और वाइट मार्बल ही देखने को मिलेगा। और जो सीमेंटिंग मटेरियल, जो सीमेंट के थ्रू जो बिल्डिंग्स होती थी उसमें क्या करते थे? स्टोन्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें मिक्स करके बनाते थे, जिससे क्या होता था? कंस्ट्रक्शन जल्दी और ईजी वे में होता था। व्हाइट मार्बल कंस्ट्रक्शन कैन बी सीन मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया। अगर मार्बल का कंस्ट्रक्शन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। हाउएवर इट वाज नॉट यूज्ड एज मच इन द साउथ एज इट वाज नॉट इजीली अवेलेबल देयर। नॉर्थ में इसलिए यूज होता था क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था और साउथ में नहीं मिल पाता था। मोस्ट टेम्पल एंड पैलेसेस इन साउथ इंडिया वर मेड ऑफ ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। काफ़ी सारे टेम्पल और काफ़ी सारे पैलेसेस जो थे साउथ इंडिया में, वो सब ग्रेनाइट और सैंडस्टोन को ही यूज़ करके बनाए गए थे। द टेम्पल्स ऑफ केरला आर फेमस फॉर देयर वुड कार्विंग्स। और जो मंदिर जो केरला में है वो सब अपने वुड कार्विंग्स के लिए फेमस है, लकड़ी के काम के लिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर एंड ओनली किंग्स एंड अदर वेल्दी पीपल वर इंगेज इन दिस आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़। जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता था इसमें काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी सारा मनी यूज होता था, तो जो रियासत से जो जुड़े हुए लोग थे सिर्फ वही लोग इसमें शामिल होते थे। कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड इनॉर्मस मैन पावर एंड टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक स्किल्स। इसी के साथ साथ काफ़ी सारी लेबर, काफ़ी सारी टेक्निकल और काफ़ी सारी आर्टिस्टिक स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती थी। वेरियस टाइप्स ऑफ लेबरर्स वर एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। देयर वर कारपेंटर्स, स्टोन मैसन्स, लाइम वर्कर्स, ब्रिकलेयर्स, लैटिस वर्कर्स, वेल डिगर्स, tile makers, glass cutters, water carriers and divers for cleaning wells to mention a few of them। और इन सारी चीज़ों को, जैसे ईंट का काम कोई कर रहा है, ग्लास कटिंग कोई कर रहा है, वुड कटिंग कोई और कर रहा है, कुएं कोई और खोद रहा है, पानी का इंतजाम कोई और कर रहा है, तो ऐसे मिला के काफ़ी सारी लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी। अब बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की, अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फाइनली दिस इज लास्ट टॉपिक, आई थिंक नो। मॉन्यूमेंट्स आर सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मॉन्यूमेंट गिव्स अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो मॉन्यूमेंट्स हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दे ऑल टेल अस अबाउट द मटेरियल यूज, द इंजीनियरिंग एंड आर्टिस्टिक स्किल्स एंड द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर हम किसी भी मॉन्यूमेंट्स को अच्छे से उसकी स्टडी करें तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल, कौन सी इंजीनियरिंग, कौन से आर्टिस्टिक स्किल्स का यूज किया गया है इसको बनाते वक्त। दे टेल अस अबाउट द रूलर्स हु बिल्ट इट, the time period during which they were built and other such details. The stone carving, painting and woodwork decoration within the monument
टेल अस अबाउट द आर्ट ट्रेडिशन ऑफ दोज टाइम। इसके अलावा वो किस रूलर के थ्रू बनाया गया था, कब बनाया गया था, उसकी स्टोन कार्विंग, उसकी पेंटिंग और उसका जो वुड वर्क, जो डेकोरेशन है, उन सबको देख के हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से ट्रेडिशन की बिल्डिंग्स हैं और किस टाइम पे बनी थी। Various inscriptions on the walls, beams and floors of the monuments may give us information about the gifts and donations offered by the king, queen, nobles and others to the monuments। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस होते हैं वॉलों पे, जो घड़ी होती है चीज़ें, बीम्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन लिखी रहती है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये चैरिटी है कि क्या है और कौन से किंग, कौन सी क्वीन, इन सब के थ्रू बनाई गई है। दे मे मेंशन द वेरियस सक्सेसेस ऑफ द रूलर्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। Some inscriptions also record the repair or restoration work done on the monuments। इसके अलावा काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं मॉन्यूमेंट्स में तो हमें उनका रिकॉर्ड, मतलब वो कब रिपेयर हुई उसका रिकॉर्ड, उनमें और क्या क्या नई नई चीज़ें बनी, उन सब का रिकॉर्ड भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। Sometimes a particular monument may be mentioned or described in literary text. Though very rare, a miniature version of a monument may be depicted in paintings or sculptures. In such cases, historians and scholars can compare the description of the depictions with the actual building as it exists today। इसके अलावा जो historians होते हैं, जो हिस्ट्री मेकर्स होते हैं, जो उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग्स में जाके या फिर उससे रिलेटेड जो भी पास्ट मटेरियल होता है उसको पढ़ के पता कर लेते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, कौन से रूलर के वक्त बना, क्या बना। और ऐसा नहीं होता, अगर वो मिसमैच होती हैं तो आज जो बिल्डिंग्स एग्जिस्ट कर रही है तो आज क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी वो उसको पता कर सकते हैं। Sometimes there may be changes in the original building due to repair or renovation work. For example, the Qutub Minar originally had 4 stories, but when it was struck by lightning, Firoz Shah Tughlaq carried out repair work on the building and also added a 5th story। अगर हम आज बात करें, अगर रिनोवेशन भी होता है, मतलब कभी कभी अगर कुछ नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकती है पुराने मॉन्यूमेंट्स में। बात करते हैं कुतुब मीनार का एग्जाम्पल देखेंगे तो पहले क्या था, इसमें ओरिजिनली तो 4 ही पिलर थे, लेकिन जब लाइटनिंग वगैरह हुई उसके बाद तो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने क्या करा, रिपेयर वर्क दोबारा चालू करा और उसको 1 स्टोरी और बढ़ा दिया, तो अब वो हो गई है 5th स्टोरी भी उसमें बन गई है। अब है रीजनल इन्फ्लुएंसेस ऑन आर्किटेक्चर, कि रीजनल क्या क्या इन्फ्लुएंस थे आर्किटेक्चर पे। द इंडो इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस द लोकल रीजनल स्टाइल्स। इंडो इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो आज भी है वो क्या है, वो उसने काफ़ी जो लोकल जो स्टाइल्स थी उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अडॉप्टेड मैनी रीजनल फीचर्स। द एलिफेंट स्टेबल्स एट हाम्फी शो अ ब्लेंडिंग ऑफ हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। बात करें तो मिक्सचर भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडो इस्लामिक में, सिर्फ इंडो का मीन्स अदर इंडिया का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन थी वो उनका भी यूज़ किया गया है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एलिफेंट्स के जो स्टैचूज है बड़े बड़े हाम्फी में, वो क्या है, एक परफेक्ट ब्लेंडिंग है, मिक्सचर है इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर ट्रेडिशन का। एट वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन अ स्टाइल वेरी सिमिलर टू द पैलेसेस बिल्ट एट फतेहपुर सीकरी। अगर हम बात करें वृंदावन की तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्टाइल में मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स और ऐसी पैलेसेस, ऐसे ही महल जो फतेहपुर सीकरी में भी बनाए गए थे। द मुगल्स ऑल्सो अडॉप्टेड वेरियस रीजनल स्टाइल्स। The beautifully carved reliefs in the 14th century Jama Masjid at Pando in Bengal have a similarity to the 13th century. Kakatiya monuments in Warangal, Telangana, architecture in Akbar's capital at Fatehpur Sikri was influenced by the regional styles of Gujarat and Malwa। इसमें सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं कि जामा मस्जिद जो बंगाल के जो पंदुआ है उसकी सिमिलैरिटी है, ककतिया मॉन्यूमेंट जो तेलंगाना में है वो जो अकबर का आर्किटेक्चर है फतेहपुर सीकरी में उसके क्या है सिमिलैरिटी। The local rulers of Bengal developed a roof that resembles a thatched semicircular hut which was called the Bangla Dome। उसको बंगला डोम बोला जाता है। This style was known as the Chau Chala or Atchala style of Bengal। The Mughals liked and used this feature in their construction। जो बंगाल की जो स्टाइल्स थी, 2 स्टाइल्स मुगल्स को काफ़ी पसंद आई, उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में भी इन स्टाइल्स का यूज़ किया। During the Islamic rule, several independent kingdoms emerged that blended the Islamic style of architecture with their own styles. Even after the decline of the Mughal authority, the architectural styles developed by them were adopted by many regional rulers। इसके बाद इस्लामिक ने धीरे धीरे
इंडिपेंडेंट होना चालू किया, अपने जो राज्य थे वो अलग अलग, मतलब अब वो सेल्फ डिसीजन लेना स्टार्ट किया उन्होंने, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते थे, डिपेंड नहीं होते थे, और साथ में उन्होंने इंटरलिंक करना शुरू किया दूसरे किंगडम्स के साथ, और इस तरीके से उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करके उसको अच्छे अच्छे डिज़ाइन से बनाना स्टार्ट किया। सो अपना चैप्टर यहीं फिनिश होता है, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।